हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम पढ़ते पढ़ते क्या भाग की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान का जो भाग है 17 है, वहां पर पहुंच गए थे, जिसमें क्या है राजभाषा है। जिसमें क्या है राजभाषा है, जिसमें हमने कहाँ पढ़े थे 342 तक हमने पढ़कर आए थे। जिसमें क्या है अगर भाग की अगर बात करते हैं तो राजभाषा से मुझे भाग हमारा कौन सा आ जाता है, भाग 17 है। भाग कौन सा आएगा, 17 है। और अनुच्छेद की बात करते हैं तो 343 से 343 से लेकर 351 तक क्या है अनुच्छेद, उनके बारे में वर्णन है वो किया गया है। यानी कौन सी भाषा होगी, राजभाषा है, कार्य करने की भाषा है, न्यायालयों की भाषा है, और जो कामकाज कार्यालय है उनकी क्या क्या भाषाएं हैं उनके बारे में प्रावधान है वो किया गया है। तो भाग कौन सा है, हमारा 17 है। वैसे तो क्या है संविधान कंप्लीट हो गया, लेकिन ये थोड़े से भाग बच रहे हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इससे क्या 395 जो अनुच्छेद है एक लिस्ट में आपके सामने रहेंगे। 395 अनुच्छेद है उनके क्या थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने की है, ठीक है। जहां विशेष थी वहां विशेष की है, जहां थोड़ी चर्चा करनी थी वहां छोटी थोड़ी की है। तो 395 जो अनुच्छेद है एक साथ क्या सामने आपके रहेंगे। कभी जरूरत पड़े भविष्य में तो क्या पता काम आ जाए, ठीक है। तो कौन से आते हैं, भाग 17 है। इसमें क्या है भाषा की बात करते हैं, राजभाषा संबंधित क्या है प्रावधान है वो किया गया है। तो हम क्या है अनुच्छेद 343 से स्टार्ट करते हैं और 351 तक पढ़ेंगे। तो 343 क्या कहता है, 343 की बात करते हैं तो इसमें क्या प्रावधान किया गया, यानी जो भाषाएं हैं, ठीक है, किसकी भाषा है, यानी संघ की राजभाषा हिंदी और क्या है हिंदी व देवनागरी क्या है लिपि रखी गई है। संघ के जो कार्य हैं, संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी भारतीय की हिंदी भाषा की लिपि की बात करते हैं देवनागरी। संस्कृत की बात करते हैं मुड़िया भाषा में उनसे संबंधित है। तो हिंदी की बात करते हैं तो लिपि की बात करते हैं संघ की भाषा है और लिपि कौन सी देवनागरी है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं केंद्रीय जो कार्यालय है, केंद्र के जो कार्यालय है उनसे संबंधित क्रियाकलाप है, यानी उनमें जो भाषाएं हैं वो कौन से काम में ली जाती है, केंद्रीय कार्यालयों, ठीक है, और शासन के सचिवालय है। केंद्रीय कार्यालयों और शासन के जो सचिवालय है उनमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाएं काम में ली जाती है। तो दूसरा लेते हैं केंद्रीय कार्यालयों व केंद्र कार्यालयों व शासन सचिवालयों में हिंदी व अंग्रेजी भाषा है। एक तो केंद्र के जो कार्यालय होंगे और सेक्रेटरीट होंगे यानी सचिवालय होंगे, इनमें भाषाओं की बात करते हैं हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ली जाएगी, ठीक है। और अगर बात करते हैं संसद के जो कार्य है, संसद के कार्य भी क्या हिंदी व अंग्रेजी में संपन्न होते हैं। संसद के कार्य हिंदी व अंग्रेजी में संपन्न होते हैं। यानी हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा है केंद्रीय कार्यालयों में, सचिवालय में और संघ की संसद की जो कार्यपालिका है उसमें इनका जो प्रयोग है वो किया जाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहता है तो संसद के जो पीठासीन अधिकारी होता है, सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है उससे अनुमति लेगा और अपनी जो क्या है मातृभाषा है उसमें क्या है अभिभाषण दे सकता है, ठीक है। 344 की अगर बात करते हैं तो राजभाषा आयोग है। 344 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है राजभाषा संबंधित क्या आयोग है। इसमें क्या है राजभाषा आयोग है। कौन सा है, राजभाषा आयोग है। आयोग किस प्रकार है, यानी भाषाओं का जो आयोग है उसे क्या कहा जाता है, राजभाषा आयोग है। इसका विवरण 344 में बताया गया है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं राष्ट्रपति है राजभाषा आयोग की क्या है नियुक्ति करता है, ठीक है। राजभाषा आयोग है उसकी क्या है नियुक्ति करता है। इसमें एक समय सीमा होती है, एक टाइम पीरियड होता है। इसमें अगर बात करते हैं संविधान प्रबंधन के 5 वर्ष बाद, ठीक है, संविधान जब लागू या परिवर्तन हुआ है उसके 5 या 10 वर्ष बाद में इस आयोग का क्या है परिवर्तन किया जाता है, रिन्यू किया जाता है। तो 5 या 10 वर्ष बाद राष्ट्रपति जो राजभाषा आयोग का है वो गठन कर सकता है। तो ये क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में बताया गया है कि राजभाषा आयोग बनेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा 5 या 10 वर्ष के बाद में लागू किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है
345 की बात करते हैं, राज्य की राजभाषा है, यानी राज्य की भाषा कौन सी होगी, इससे संबंधित जो परिवर्तन है वो कौन से में दिए गए हैं, 345 में दिए गए हैं। तो यानी कि राज्य की राजभाषा है। अनुच्छेद 345 की बात करते हैं, राज्य की राजभाषा, ठीक है। राज्य की जो राजभाषा है उसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में दिया गया है, ठीक है। यानी राज्य की क्या भाषा होगी, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक राज्य की विधानमंडल होती है वो अपने राज्य का संबंधित जो कार्य है उनकी भाषाओं का निर्धारण करती है, अपने जो भाषाएं हैं उनका निर्धारण अपने हिसाब से करती है, यानी कौन कौन सी लैंग्वेज उनके यहाँ क्या बोली जाती है, ठीक है। राज्य तय करता है, राज्य की राजभाषा है वो राज्य तय करता है कि उनके संदर्भ कैंडिडेट कहाँ से हैं। तो ज्यादा प्रतिनिधित्व होने के कारण क्या है, किसी अन्य भाषा को भी क्या है इसमें प्रायिकता दी जा सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 346 है, ठीक है। अनुच्छेद 346 की बात करते हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य वार्तालाप की भाषा, यानी दो राज्य है अपने कार्यों का संचालन करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उनके मध्य भाषाएं किस आधार पर होगी, कौन सी भाषाओं का जो निर्धारण है वो किया जाएगा, ये अगर हम बात करते हैं 340 में दिया गया है, ठीक है। अब 347 क्या कहता है कि राज्य की जनसंख्या की मांग के आधार पर किसी भी जो भाषा है उसको क्या है प्रायिकता दी जा सकती है। अनुच्छेद 347 है, राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या की मांग के आधार पर भाषा का प्रावधान, यानी किसी भी राज्य है उसकी जनसंख्या है, अधिकतम जनसंख्या अगर डिमांड करती है कि हमें ये भाषा हमारे राज्य के लिए चाहिए तो उसके लिए क्या है वो भाषा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान की बात करें, राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के लिए क्या है आंदोलन चलाए जा रहे हैं कि राजस्थानी जो भाषा है इसी क्या है दर्जा, राजभाषा का दर्जा दिया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जनसंख्या मांग कर रही है। लेकिन इनमें क्या सभी लोग एकजुट दिखाई नहीं दे रहे हैं, राजस्थान राज्य के सभी जो लोग हैं एकजुट दिखाई देंगे, फिर अगर मांग करेंगे तो राजस्थान राज्य के लिए क्या है न्यूनतम जो भाषा है यानी राज्य की जो मातृभाषा है वो क्या है निर्धारित कर दी जाएगी, जिससे क्या है राजस्थानी भाषा का दर्जा दिया जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 में बताया गया है। 348 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है और हाईकोर्ट और उनकी क्या है उसकी भाषा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है उनके कामकाज की भाषा है, यानी वहां पर कौन सी भाषा प्रयोग में ली जाएगी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है उनकी काम की भाषाएं हैं। अनुच्छेद पीछे भी पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के कामकाज की भाषा है, यानी हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उनके संबंधित क्या है कामकाज की लैंग्वेज की जो भाषा है किस कौन सी होगी, ठीक है। हाई कोर्ट की भाषा कौन कौन सी होगी, उसके अभिलेख होंगे, रिकॉर्ड रखे जाएंगे, उनकी भाषाएं हैं, उनका निर्धारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में क्या है विस्तृत किया गया है, बताया गया है। इसके बाद आते हैं 350 है, इसमें क्या लिखा गया है अभिवादन की भाषा है, ठीक है। अभिवादन की भाषा है, कोई कैंडिडेट है वो अपना अभिभाषण है वो देना चाहता है, ठीक है, कोई कैंडिडेट है वो अपना अभिभाषण की भाषा देना चाहता है, ठीक है। दो राज्यों के मध्य किसी विवाद हो गया है, कोई कैंडिडेट है वो अपनी लैंग्वेज में दूसरी लैंग्वेज जानता नहीं है तो उनके मध्य जो क्या भाषाओं का निर्धारण है उसको इसके तहत किया जाएगा, 350 के तहत किया जाएगा, यानी अभ्यावेदन की भाषा है 349। अभ्यावेदन की भाषा है, कई बार ऐसे कैंडिडेट आ जाते हैं तो दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते हैं, वो केवल अपने राज्य क्षेत्र की भाषा का ही प्रयोग करते हैं तो उनके लिए अभ्यावेदन की भाषा यानी वो उसको लेकर बोलने के लिए भाषा का निर्धारण है, ठीक है। अब 300 जो 49 है, ठीक है, 300 क्या है 49 है, ठीक है। 349 की अगर हम बात करते हैं तो ये 59 है कि 349 है, ठीक है, नहीं 349 में अभ्यावेदन की भाषा नहीं आती है,
349 की अगर बात करते हैं 350 में आती है अभ्यवेदन है। ये कौन सा आता है 350 में आता है, 349 है, सॉरी इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 349 की अगर बात करते हैं भाषा है उनसे संबंधित क्या कुछ विधियां होती है, भाषा से संबंधित क्या कुछ विधियों का जो निर्धारण है उसके बारे में 349 में बताया गया है। ये कौन सी आती है अभ्यवेदन की भाषा क्या है 350 है। भाषा संबंधित कुछ विधियां या प्रविधियां, ठीक है। तो भाषा है उसको के लिए लेकर के कुछ विधियां हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं, वो क्या है 349 में दिए गए। 350 में अभ्यवेदन संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो भाषा संबंधित कुछ विधियों की बात करते हैं 349 में है, और 350 की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है अभ्यवेदन की भाषा है, अभ्यवेदन की भाषा है। यानी कोई कैंडिडेट है उसको क्या है जो सदन है उसकी भाषा प्रयोग में नहीं ली जा रही, उससे बोला नहीं जा रहा है, तो क्या है उसके अभ्यवेदन के लिए दूसरी भाषा का प्रावधान है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो दो राज्य हैं उनके मध्य कोई विवाद हो गया है, तो दूसरे राज्य की प्रथम राज्य को भाषा समझ में नहीं आ रही है तो उनके मध्य में मीडिएटर का प्रयोग किया जाता है, मध्यस्थ का प्रयोग किया जाता है। वो दोनों के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है और जो मुद्दा होता है, जो समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। ये क्या होती है अभ्यवेदन की भाषा होती है। इसके बाद में क्या है 351 क्या कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए क्या विकास से संबंधित क्या प्रावधान है, यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए वो क्या 351 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 351 की बात करते हैं हिंदी भाषा के विकास के निर्देश, यानी हिंदी भाषा है उसके विकास के लिए क्या क्या जो निर्देश है दिए जाते हैं उनसे संबंधित क्या है प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये हमारा जो भाग है वो कौन सा है 17 कंप्लीट होता है, जिसमें 343 से लेकर 351 है राजभाषा यानी भाषा संबंधित प्रावधान है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ली, ज्यादा हाईकोर्ट है इनकी भाषाएं पूछती हैं, ठीक है। संसद की भाषा हाईकोर्ट की भाषा यहाँ ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन अनुच्छेद बीच में रह रहे थे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। बाकी हमारा जो संविधान है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं भाग 18 है। भाग 18 है ये कौन सा आता है, आपातकाल पढ़ कर आए थे हमने क्या 352 है 56 है 60 पढ़ा था, ठीक है। आंतरिक शांति है, शस्त्र विद्रोह है, ठीक है। और कौन सा था आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, इसके बारे में पढ़ा था। तो भाग पढ़ेंगे। अब अगला कौन सा आपातकाल है, आपातकाल उपबंध। आपातकाल की बात करते हैं तो भाग कौन सा आता है 18 है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी आपातकाल किस किस परिस्थिति में कैसे कैसे लागू होगा इसके बारे में बताया गया है। इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है अनुच्छेद कहां से कहां तक है 352 से लेकर क्या है 352 से लेकर क्या 360 तक क्या है अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। 352 से क्या है 360 है, इनमें क्या है हमने पढ़ लिया था डिटेल से, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या स्पीड से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या है स्पीड से देख लेते हैं कि इसमें क्या है कौन कौन से जो प्रावधान है वो किए गए। 351 में पढ़ा था कि हिंदी भाषा को निर्देश के आधार पर उनका विकास किस आधार पर किया जाएगा। 352 की हम बात करते हैं 352 में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपात की घोषणा, आंतरिक अशांति या शस्त्र विद्रोह की बात करते हैं तो इसमें 352 क्या कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। मुझे 352 में हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आपातकाल आपात की घोषणा है, यानी किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल है। यानी गंगानगर था हमारा, गंगानगर था राजस्थान की अगर बात करते हैं पाकिस्तान के पास में गंगानगर पड़ता है, यहाँ पर क्या आक्रमण कर दिया गडरियों ने या किसी ने बताया, फिर वहां पर क्या शुरू में क्या लगा जाता है अच्छा वहां पर क्या इनका क्या बढ़ाया जाता है, यानी आपातकाल की स्थिति क्या है बढ़ा दी जाती है, वही चर्चा है। 352 में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की क्या है घोषणा है, ठीक है। 353 की बात करते हैं आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुच्छेद 353 की बात करते हैं तो इसमें क्या लिखा गया आपातकाल का प्रभाव है, यानी आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है ये इसमें बताया गया। 353 में क्या है बता दिया गया है कि आपातकाल जब लगेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रभाव लागू होंगे, ठीक है। अब आपातकाल जब लागू होता है तो राजसभा, पहले राजसभा हुआ करते थे, तो राजसभाओं का वितरण किस आधार पर किया जाता है, राजसभा अधिकारी जो होते हैं उनका वितरण किस आधार पर किया जाएगा। तो उनसे 354 है आपातकाल के दौरान राजस्व वितरण
यानी राजस्व प्रणालियां हैं वो किस आधार पर उनको वितरित की जाएगी। 354 में कहता है कि आपातकाल जब लागू हो जाता है तो राजस्व वितरण को किस आधार पर कह रखा जाएगा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा की बात करते हैं तो राजस्वों का जो वितरण है यानी राजस्व प्रणाली पैसे जमा होते हैं। ठीक है, राजस्व होते हैं। पहले राजस्व के पास संचित निधि हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान की संचित निधि खजाना है भारत सरकार का, इसमें किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है 355 क्या कहता है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के यानी संसद के क्या क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में प्रावधान है। 355 क्या कहता है आपातकाल के दौरान के सरकार की केंद्र सरकार के कर्तव्य हैं। 355 क्या कहता है आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के कर्तव्य। जब आपातकाल लागू हो जाता है तो राज्य के संबंधित सारे जो नियम कानून कौन बनाती है, केंद्र बनाती है, केंद्र के अधीन हो जाते हैं। तो केंद्र के आपातकाल के दौरान कौन कौन से कर्तव्य है उनसे संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, उनसे संबंधित है प्रावधान है वो किया गया है। ये कौन सा आता है 355 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, 356 हमने पढ़ा था, कौन सा था 356 की हमने की थी क्या है कि राज्य में अगर क्या है राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाता है तो ऐसे में क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो अनुच्छेद 356 की बात करते हैं, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन है लागू किया गया यदि किसी राज्य में वहां की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर वहां के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को उद्बोधन किया जाता है। राष्ट्रपति को कहा जाता है कि आप इस राज्य के लिए कुछ करें, यहाँ पर क्या चुनाव नहीं हो पा रही है, नए क्या दोनों में से कोई भी क्या गठबंधन के लिए राजी हो रहा है तो सरकार नहीं बन पा रही है तो राष्ट्रपति से क्या है अनुमोदन करते हैं, कहते हैं कि संबंधित राज्य के लिए आप कुछ प्रावधान करें। तो वहां पर क्या है राष्ट्रपति है। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति क्या करता है राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक है, 356 के विस्तृत हमने पीछे पढ़ा था। अब हम बात करते हैं 357 के है 356 के राष्ट्रपति शासन पर राज्य की विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की जो लागू हो जाता है तो राज्य की विधायी है कानून संबंधी शक्तियां वो किसके पास है राष्ट्रपति चलाएगा। राष्ट्रपति अपने अनुसार क्या है चलाता है। ठीक है, उनकी शक्तियों के संबंध में क्या है प्रावधान है। 357 क्या कहता है 357 राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के कानून व नियम संबंधित यानी किसी भी राज्य में जब राष्ट्रीय शासन लागू हो जाता है तो उसके नियम व कानून है राष्ट्रपति के अधीन किस प्रकार चले जाते हैं उनसे संबंधित ब्यौरा है डिटेल है वो दी गई है। इसके बाद की बात करते हैं 358 की बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। अनुच्छेद 19 है हमने पढ़ा था स्वतंत्रता के 6 प्रकार पढ़े थे, प्रेस की है, विचार की है, उनकी स्वतंत्रता हमने पढ़ी थी। जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल के दौरान के अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 की बात करते हैं आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाना। अनुच्छेद बड़ा डिटेल से बड़ा था कि स्वतंत्रता के 6 प्रकार है। ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, विचार की है, प्रेस की है, भ्रमण की है। ठीक है, और अपने कार्यकलाप के लिए क्या रोजी रोटी की है स्वतंत्रता हमने 6 पढ़ी थी। उन स्वतंत्रताओं की बात करते हैं तो ये कहां से 358 में है कि आपातकाल जब लागू हो जाता है तो स्वतंत्रताएं हैं उनका कहीं निलंबन हो जाता है। ठीक है, तो जब अब क्या है एक और पढ़ते हैं कि 359 क्या कहता है जब आपातकाल लागू हो जाता है। 358 क्या कहता है 359 क्या कहता है आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार है आपातकाल के दौरान क्या है मूल अधिकार के निलंबन हो जाते हैं। केवल 20 व 21 है वो नहीं होते हैं। 20 में क्या था प्राण व दर्शनता, 21 में क्या थी प्राण व देह स्वतंत्रता है और 20 में हमने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति है उसको कहे किस प्रकार से निवारण विरोध की अनुस्थिति के आधार पर किस प्रकार दंड देने का प्रावधान है। तो 359 क्या कहता है अनुच्छेद आपातकाल के दौरान आपातकाल ये पूछा जाता है ये पूछा जाता है। ठीक है, 356 जानते हो 352 जानते हो ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। 359 के आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का
मूल अधिकारों का स्थगित या निलंबन है। यानी आपातकाल जब लागू होता है तो उसमें जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं उनका स्थगित हो जाता है। केवल 20 व 21 जो मूल अधिकार है उनका स्थगित नहीं होता है। मूल अधिकारों का स्थगित केवल 20 व 21 मूल अधिकार स्थगित नहीं होते हैं। ठीक है, तो 20 और 21 जो है मूल अधिकार है उनके बाद उनको छोड़कर के सारे जो अधिकार है वो स्थगित हो जाते हैं। मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 360 हमने पढ़ा था वित्तीय आपातकाल है जो भारत में एक बार भी लागू नहीं है। वित्तीय आपातकाल हमने पढ़ा था कि अगर भारत की वित्तीय साख को खतरा हो, भारत के पास खजाने में पैसे न हो, तो ऐसे में भारत की सरकार का आपातकाल घोषित कर सकते हैं, जिसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी जो सदस्य होते हैं सरकारी सर्विस में होते हैं उनकी तनख्वाहों को रोक लिया जाता है, केंद्र तनख्वाह नहीं देती है। ये क्या वित्तीय आपातकाल जब लागू हो जाता है ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 360 क्या कहता है, 360 क्या कहता है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है उनसे संबंधित प्रावधान। 358 पूछेगा, 359 पूछेगा, 352 पूछेगा, 356 और 360 है, ये अनुच्छेद क्या पूछे जाते हैं। ये क्या था, हमारा आपातकाल प्रावधान था। आपातकाल संबंधित क्या है, किस किस प्रकार की जो परिस्थितियां होती है, ये हमारा क्या है भाग 18 है वो कंप्लीट होता है। इसमें क्या 352 से 360 के बारे में क्या अनुच्छेद है उनका वर्णन किया गया है। अब हम इसके आगे का भाग पढ़ेंगे जो कौन सा है, भाग 19 है जिसमें उन्मुक्ति या प्रकीर्णन है। अब हमारे थोड़े से 2-3 भाग हो रहेंगे फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या है जो 22 भाग है जो प्रत्येक अनुच्छेद है उनके बारे में हम चर्चा कर चुके होंगे। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना है, बाकी जो है वो अगले सेशन में चर्चा करेंगे। अगले जो भाग है कौन सा है, 18 के बाद में कौन सा 19 भाग है जिसमें उन्मुक्ति या प्रकीर्णन संबंधित प्रावधान है, उसकी जो चर्चा है वो अगले सेशन में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।